नमस्कार दोस्तों, आज हम मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का चौथा भाग सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग से एक विनम्र अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए उपन्यास शुरू करते हैं। निर्मला का चौथा भाग। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा कि बाबू साहब टहल रहे हैं। इन्हें जगाकर वह पालागन कर बोले, महाराज आज रात कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। भोजन का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप न आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया था या नहीं? मोटेराम बोले, हलवाई की दुकान में कुछ खा आया था। भालचंद्र बोले, अजी पूरी मिठाई में वह आनंद कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हुए होंगे, फिर भी पेट न भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटेराम बोले, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था, वह जो नुक्कड़ पर बैठता है। भालचंद्र बोले, कितने पैसे देने पड़े? मोटेराम बोले, आपके हिसाब में लिखवा दिया है। भालचंद्र बोले, जितनी मिठाइयाँ ली हो मुझे बता दीजिए, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा। एक ठग है वो। मोटेराम बोले, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बाबू साहब ने विस्फारित नेत्रों से पंडित जी को देखा, मानो कोई अचंभे की बात सुनी हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी न होता था, और यह महाशय एक ही बार में कोई 4 रुपये का माल उड़ा गए। अगर एक आधा दिन और रह गया तो खर्चा और अधिक बैठ जाएगी। पेट है या शैतान की कब्र? 3 सेर कुछ ठिकाना है? उद्विग्न दशा में दौड़े हुए अंदर गए और रंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली बाई ने विस्मित होकर कहा, अजी नहीं, 3 सेर भला क्या खा जाएगा? आदमी है या बैल? भालचंद्र बोला, 3 सेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 सेर से कम न होगा, पक्की तौल। रंगीली बोली, पेट में सनीचर है क्या? भालचंद्र बोला, आज और रह गया तो 6 सेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली बोली, तो आज रहे ही क्यों? खत का जवाब जो देना हो देकर विदा करो। अगर रहे तो साफ कह देना कि हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त नहीं आती। खिचड़ी बनाना हो बनावे, नहीं तो अपनी राह ले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए। मगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को कौशल से काम लेने की जरूरत न पड़ी। पूछे, क्या तैयारी कर दी महाराज? मोटेराम बोले, हाँ सरकार, अब चलूँगा, 9 बजे की गाड़ी मिलेगी ना। भालचंद्र बोला, भला आज तो और रहिए। यह कहते कहते बाबूजी को भय हुआ कि कहीं यह महाराज सचमुच न रह जाए, इसलिए वाक्य को यों पूरा किया, हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मोटेराम बोले, 1-2 दिन की कोई बात न थी, और विचार भी यही था कि त्रिवेणी का स्नान करूँगा, पर बुरा न मानिए तो कहूँ, आप लोगों में ब्राह्मणों के प्रति लेस मात्र भी श्रद्धा नहीं है। हमारे जजमान हैं जो हमारा मुंह जोड़ते रहते हैं कि पंडित जी कोई आज्ञा दे तो उसका पालन करें। हम उनके द्वार पहुंच जाते हैं तो वे अपना धन्य भाग समझते हैं, और सारा घर छोटे से बड़े तक हमारी सेवा सत्कार में मगन हो जाते हैं। जहाँ अपना आदर नहीं वहाँ एक क्षण भी ठहरना असहनीय है। जहाँ ब्राह्मण का आदर नहीं वहाँ कल्याण नहीं हो सकता। भालचंद्र बोला, महाराज हमसे तो ऐसा अपराध नहीं हुआ। मोटेराम बोले, अपराध नहीं हुआ, और अपराध कहते किसे हैं? अभी आप ही ने घर में जाकर कहा कि यह महाशय 3 सेर मिठाई चट कर गए, पक्की तौल। आपने अभी खाने वाले देखे कहाँ हैं? एक बार खिलाइए तो आंखें खुल जाएं। ऐसे ऐसे महान पुरुष पड़े हुए हैं जो पसेरी भर मिठाई खा जाएं और डकार तक न लें। मिठाई खाने के लिए हमारी चिरौरी की जाती है। हम भिक्षुक ब्राह्मण नहीं हैं जो आपके द्वार पर खड़े रहें। आपका नाम सुनकर आए थे, यह न जानते थे कि यहाँ मेरे भोजन के भी लाले पड़ेंगे। भगवान आपका भला करें। बाबू साहब ऐसा झेपे कि मुँह से बात न निकली। जिंदगी भर में उन पर कभी ऐसी फटकार न पड़ी थी। बहुत बातें बनाई, आपकी चर्चा न थी, एक दूसरे महाशय की बात थी, लेकिन पंडित जी का क्रोध शांत न हुआ। वह सब कुछ सह सकते थे, पर अपने पेट की निंदा न सह सकते थे। औरत से रूप की निंदा जितनी अप्रिय लगती है, उससे कहीं अधिक अप्रिय पुरुष को अपने पेट की निंदा लगती है। बाबू साहब मानते तो थे, पर यह धड़का भी समाया हुआ था कि यह टिक न जाए। उनकी कृपणता का पर्दा खुल गया था, अब इसमें संदेह न था। उस पर्दे को ढांकना जरूरी था।
अपनी कृपणता को छिपाने के लिए उन्होंने कोई बात उठा न रखी, पर होने वाली बात तो होकर रही। पछता रहे थे कि कहाँ से घर में इसकी बात कहने गया, और कहा भी तो उच्च स्वर में। यह दुष्ट भी कान लगाए सुनता रहा, किंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। न जाने किस मनहूस की सूरत देखी थी कि यह विपत्ति गले पड़ी। अगर इस वक्त यहाँ से रुष्ट होकर चला गया तो वहाँ जाकर बदनाम करेगा और मेरा सारा कौशल खुल जाएगा। अब तो इसका मुंह बंद कर देना ही पड़ेगा। यह सोच विचार करते हुए वह घर में जाकर रंगीली बाई से बोले, इस दुष्ट ने हमारी सारी बातें सुन ली, रूठ कर चला जा रहा है। रंगीली बोली, जब तुम जानते थे कि द्वार पर खड़ा है तो धीरे से क्यों न बोले। भालचंद्र बोला, विपत्ति आती है तो अकेले नहीं आती। यह क्या जानता था कि वह द्वार पर कान लगाए खड़ा है। रंगीली बाई बोली, न जाने किसका मुंह देखा था। भालचंद्र बोला, वही दुष्ट सामने लेटा हुआ था, जानता तो उधर ताकता ही नहीं। अब तो इसे कुछ दे दिलाकर राजी करना पड़ेगा। रंगीली बोली, जाने भी दो, जब तुम्हें वहाँ विवाह ही नहीं करना तो क्या परवाह है, जो चाहे समझे जो चाहे कहे। भालचंद्र बोला, यो जान न बचेगी, आओ 10 रुपये विदाई के बहाने दे दूँ, ईश्वर फिर इस मनहूस की सूरत न दिखाए। रंगीली ने बहुत अछताते पछताते 10 रुपये निकाले और बाबू साहब ने उन्हें ले जाकर पंडित जी के चरणों पर रख दिया। पंडित जी ने दिल में कहा, धैत तेरे मक्खी चूस की, ऐसा रगड़ा कि याद करोगे। तुम समझते होगे कि 10 रुपये देकर इसे उल्लू बना लूँगा, इस फेर में न रहना। यहाँ तुम्हारी नस नस पहचानते हैं। रुपए जेब में रख लिए और आशीर्वाद देकर अपनी राह ली। बाबू साहब बड़ी देर तक खड़े सोच रहे थे। मालूम नहीं अब भी मुझे कृपण ही समझ रहा है या पर्दा ढक गया, कहीं ये रुपए भी तो पानी में नहीं गिर पड़े। कल्याणी के सामने अब एक विषम समस्या आ खड़ी हुई। पति के देहांत के बाद उसे अपनी दुरावस्था का यह पहला और बहुत ही कड़वा अनुभव हुआ। दरिद्र विधवा के लिए इससे बड़ी और क्या विपत्ति हो सकती है कि जवान बेटी सिर पर सवार हो, लड़के नंगे पांव पढ़ने जा सकते हैं, चौका बर्तन भी अपने हाथ से किया जा सकता है, रूखा सूखा खाकर निर्वाह भी किया जा सकता है, झोपड़े में भी दिन काटे जा सकते हैं, लेकिन युवती कन्या घर में नहीं बैठाई जा सकती। कल्याणी को भालचंद्र पर ऐसा क्रोध आता कि स्वयं जाकर उसके मुंह में कालिख लगाऊं, सिर के बाल नोच लूं, कहूं कि तू अपनी बात से फिर गया, तू अपने बाप का बेटा नहीं। पंडित मोटे राम ने उनकी कपट लीला का नग्न वृत्तांत सुना दिया था। वह इसी क्रोध में भरी बैठी थी कि कृष्णा खेलती हुई आई और बोली, कै दिन में बारात आएगी अम्मा? पंडित तो आ गए। कल्याणी बोली, बारात का सपना देख रही है क्या? कृष्णा बोली, वही चंदर तो कह रहा था कि 2-3 दिन में बारात आ जाएगी। क्या न आएगी अम्मा? कल्याणी बोली, एक बार तो कह दिया, सिर क्यों खाती है? कृष्णा बोली, सबके घर तो बारात आ रही है, हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? कल्याणी बोली, तेरे यहाँ जो बारात लाने वाला था उसके घर में आग लग गई। कृष्णा बोली, सच अम्मा? तब तो सारा घर जल गया होगा। कहाँ रहते होंगे? बहन कहाँ जाकर रहेगी? कल्याणी बोली, अरे पगली, तू तो बात ही नहीं समझती, आग नहीं लगी, वह हमारे यहाँ ब्याह न करेगा। कृष्णा बोली, यह क्यों अम्मा? पहले तो वही ठीक हो गया था ना। कल्याणी बोली, बहुत से रुपए मांगता है, मेरे पास उसे रुपए देने को नहीं है। कृष्णा बोली, क्या बड़े लालची हैं अम्मा? कल्याणी बोली, लालची नहीं तो और क्या है, पूरा कसाई निर्दयी दगाबाज है। कृष्णा बोली, तब तो अम्मा बहुत अच्छा हुआ कि उसके घर बहन का ब्याह नहीं हुआ, बहन उसके साथ कैसे रहती? यह तो खुश होने की बात है अम्मा, तुम रंज क्यों करती हो? कल्याणी ने पुत्री को स्नेहमयी दृष्टि से देखा। इसका कथन कितना सत्य है, भोले शब्दों में समस्या का कितना मार्मिक निरूपण है। सचमुच इसने तो प्रसन्न होने की बात की है कि ऐसे कुपात्रों से संबंध नहीं हुआ, रंज की कोई बात नहीं। ऐसे कुमानसों के बीच में बेचारी निर्मला की न जाने क्या गति होती, अपने नसीब को रोती। जरा सा घी दाल में अधिक पड़ जाता तो सारे घर में शोर मच जाता, जरा खाना ज़्यादा पक जाता तो सास दुनिया सिर पर उठा लेती। लड़का भी ऐसा लोभी है, बड़ी अच्छी बात हुई, नहीं बेचारी को उम्र भर रोना पड़ता। कल्याणी यहाँ से उठी तो उसका हृदय हल्का सा हो गया था, लेकिन विवाह तो करना ही था और हो सके तो इसी साल, नहीं तो दूसरे साल फिर नए सिरे से तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब अच्छे घर की ज़रूरत न थी, अच्छे वर की भी ज़रूरत न थी। अभागिनी को अच्छा घर वर कहाँ मिलता? अब तो किसी भांति सिर का बोझा उतारना था
किसी भांति लड़की को पार लगाना था, उसे कुएं में झोंकना था। यह रूपवती है, गुणशीला है, चतुर है, कुलीन है, तो क्या हुआ, क्या करे? दहेज नहीं तो उसके सारे गुण दोष हैं। दहेज हो तो सारे दोष भी गुण हैं। प्राणी का कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है। कितनी विषम भाग्य लीला है। कल्याणी का दोष कुछ कम न था। अबला और विधवा होना ही उसे दोषों से मुक्त नहीं कर सकता था। उसे अपने लड़के अपनी लड़कियों से कहीं अधिक ज़्यादा प्यारे थे। लड़के हल्के बैल हैं, भूसे खली पर पहला हक उनका है। उनके खाने से जो बचे वह गायों का। मकान था, कुछ नकद था, कई हजार के गहने थे, लेकिन उसे अभी 2 लड़कों का पालन पोषण करना था। उन्हें पढ़ाना लिखाना था। एक कन्या और भी 4-5 साल में विवाह करने योग्य हो जाएगी, इसलिए वह कोई बड़ी रकम दहेज में न दे सकती थी। आखिर लड़कों को भी तो कुछ करना चाहिए। वे क्या समझेंगे कि हमारा भी कोई बाप था। पंडित मोटे राम को लखनऊ से लौटे 15 दिन बीत चुके थे। लौटने के बाद दूसरे ही दिन से वह वर की खोज में निकले थे। उन्होंने प्रण किया था कि मैं लखनऊ वालों को दिखा दूंगा कि संसार में तुम ही अकेले नहीं हो, तुम्हारे ऐसे और भी कितने पड़े हुए हैं। कल्याणी रोज़ दिन गिना करती थी। आज उसने पत्र में लिखने का निश्चय किया और कलम दवात लेकर बैठी ही थी कि पंडित मोटे राम ने पदार्पण किया। कल्याणी बोली, आइए पंडित जी, मैं तो आपको खत लिखने जा रही थी, कब लौटे? मोटे राम बोले, लौटा तो कल प्रातः काल ही था, पर इसी समय एक सेठ के यहाँ से निमंत्रण आ गया। कई दिन से तरमाल न मिले थे। मैंने सोचा कि लगे हाथ यह काम भी निपटाता चलूँ। अभी उधर से लौटा ही आ रहा हूँ। कोई 500 ब्राह्मण को पंगत थी। कल्याणी बोली, सब कार्य भी सिद्ध हुआ या रास्ता ही नापना पड़ा? मोटे राम बोले, कार्य क्यों न सिद्ध होगा, भला यह भी कोई बात है? 5 जगह बातचीत कर आया हूँ, 5 की नकल लाया हूँ। उनमें से आप चाहें जिसे पसंद करें। यह देखिए, इस लड़के का बाप डाक के सीगे में 100 रुपये महीने का नौकर है। लड़का भी कॉलेज में पढ़ रहा है, मगर नौकरी का भरोसा है। घर में कोई जायदाद नहीं। लड़का होनहार मालूम होता है, खानदान भी अच्छा है। 2000 में बात तय हो जाएगी। मांगते तो यह 3000 हैं। कल्याणी बोली, लड़के के कोई भाई है? मोटे राम बोले, नहीं, मगर 3 बहनें हैं और तीनों कुंवारी। माता जीवित है। अच्छा, अब दूसरी नकल दिए। यह लड़का रेल के सीगे में 50 रुपये महीने पाता है। माँ बाप नहीं है। बहुत ही रूपवान, सुशील और शरीर से खूब हष्ट पुष्ट कसरती जवान है, मगर खानदान अच्छा नहीं। कोई कहता है माँ नाइन थी, कोई कहता है ठकुराइन थी। बाप किसी रियासत में मुख्तार थे। घर पर थोड़ी सी ज़मींदारी है, मगर उस पर कई हजार का कर्ज है। वहाँ कुछ लेना देना न पड़ेगा। उम्र कोई 20 साल होगी। कल्याणी बोली, खानदान में दाग न होता तो मंजूर कर लेती, देखकर तो मक्खी नहीं निकल सकती। मोटे राम बोले, तीसरी नकल देखिए। एक जमींदार का लड़का है, कोई 1000 सालाना नफ़ा है, कुछ खेती बाड़ी भी होती है। लड़का पढ़ा लिखा तो थोड़ा ही है, कचहरी अदालत के काम में चतुर है, दुहाजू है। पहली स्त्री को मरे 2 साल हुए, उससे कोई संतान नहीं, लेकिन रहन सहन मोटा है। पिसना कूटना घर में ही होता है। कल्याणी बोली, कुछ दहेज मांगते हैं? मोटे राम बोले, इसकी कुछ न पूछिए, 4000 सुनाते हैं। अच्छा, यह चौथी नकल दिए। लड़का वकील है, उम्र कोई 35 साल होगी, 300-400 की आमदनी है। पहली स्त्री मर चुकी है, उससे 3 लड़के भी हैं। अपना घर बनवाया है, कुछ जायदाद भी खरीदी है। यहाँ भी लेन देन का झगड़ा नहीं है। कल्याणी बोली, खानदान कैसा है? मोटे राम बोले, बहुत ही उत्तम, पुराने रईस हैं। अच्छा, यह 5वीं नकल लिए। बाप का छापा खाना है। लड़का पढ़ा तो BA तक है, पर उस छापे खाने में काम करता है। उम्र 18 साल की होगी। घर में प्रेस के सिवाय कोई जायदाद नहीं है, मगर किसी का कर्ज सिर पर नहीं। खानदान न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा। लड़का बहुत सुंदर और सच्चरित्र है, मगर 1000 से कम में मामला तय न होगा। मांगते तो वह 3000 है। अब बताइए, आपको कौन सा वर पसंद है? कल्याणी बोली, आपको सबों में कौन पसंद है? मोटे राम बोले, मुझे तो 2 वर पसंद है, एक वह जो रेलवे में है और दूसरा वह जो छापे खाने में काम करता है। कल्याणी बोली, मगर पहले के तो खानदान में आप दोस्त बताते हैं। मोटे राम बोले, हाँ, यह दोस्त तो है, छापे खाने वाले को ही रहने दीजिए। कल्याणी बोली, यहाँ 1000 देने को कहाँ से आएगा?
1,000 तो आपका अनुमान है, शायद वह और मुंह फैलाए। आप तो इसकी घर की दशा देख ही रही हैं। भोजन मिलता जाए यही गनीमत है। रुपए कहाँ से आएंगे? जमींदार साहब 4,000 सुनाते हैं, डाक बाबू भी 2,000 का सवाल करते हैं। इनको जाने दीजिए, बस वकील साहब ही बच सकते हैं। 35 साल की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, इन्हीं को क्यों न रखिए। मोटे राम बोले, आप खूब सोच विचार कर लें, मैं यूँ आपकी मर्जी का ताबेदार हूँ। जहाँ कहिएगा वहाँ जाकर टीका कराऊंगा, मगर 1,000 का मुंह न देखिए। छापे खाने वाला लड़का रत्न है, उसके साथ कन्या का जीवन सफल हो जाएगा। जैसी यह रूप और गुण की पूरी है, वैसा ही लड़का भी सुंदर और सुशील है। कल्याणी बोली, पसंद तो मुझे भी यही है महाराज, पर रुपए किसके घर से आए? कौन देने वाला है कोई दानी? खाने वाले खा पीकर चंपत हुए, अब किसी की भी सूरत नहीं दिखाई देती, बल्कि और मुझसे बुरा मानते हैं कि हमें निकाल दिया। जो बात अपने बस के बाहर है उसके लिए हाथ ही क्यों फैलाऊं? संतान किसको प्यारी नहीं होती, कौन उसे सुखी नहीं देखना चाहता, पर जब अपना काबू भी हो तब ना। आप ईश्वर का नाम लेकर वकील साहब को टीका कराइए। आयु कुछ अधिक है, लेकिन मरना जीना विधि के हाथ है। 35 साल का आदमी बुढ़ा नहीं कहलाता। अगर लड़की के भाग में सुख भोगना बदा है तो जहाँ जाएगी सुख ही रहेगी, दुख भोगना है तो जहाँ जाएगी दुख ही झेलेगी। हमारी निर्मला को बच्चों से प्रेम है, उनके बच्चे को अपना समझेगी। आप शुभ मुहूर्त देखकर टीका कर आएं। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, लेकिन वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका दिए थे। व्यायाम करने का अवकाश ही न मिलता था, यहाँ तक कि कभी कभी घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद बाहर निकल आई थी। देह मूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाग्नि और बवासीर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था, अतएव बहुत फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मंझला जियाराम 11 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी, वही घर की मालकिन थी। उनका नाम रुक्मिणी और अवस्था 50 के ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, स्थायी रीति से यही रहती थी। तोताराम दंपत्ति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी उसे वह उपहारों से ही पूरी करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मितव्ययी पुरुष थे, तथापि निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते। लड़कों के लिए थोड़ा दूध आता, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज़ की कमी न थी। अपनी ज़िंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे। अब अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदाचित कारण यह था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उसी अवस्था का एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। वकील साहब को उनके दंपत्ति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बातें करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देना चाहिए। यही वशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन में कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इन बातों से घृणा होती थी। वही बात जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुंह से निकलकर उसके हृदय पर सरसमान आघात करती थी। उनमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, केवल बनावट थी। धोखा था और था शुष्क एवं नीरस शब्दाडंबर। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे बुरे न लगते, बनाव श्रृंगार भी बुरा न लगता था। बुरा लगता था तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहाँ देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इन रसों का आस्वादन करने के योग्य ही न समझती थी। कली प्रभात समीर के स्पर्श से खिलती है, दोनों में समान प्रेरणा है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ था। पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपनी खजांची बना लिया।
कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसी को देते। उसका ख्याल था निर्मला इन रुपयों को देखकर फूली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती, एक एक पैसे का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों हैं। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुंह से निकल जाती, उसका मुख मलिन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमापूर्ण आभा देखती तो उसका हृदय एक सतृष्ण कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसके हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दे। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस बात से जला करती, बांका सवार बड़े लट्टू टट्टू पर सवार होना पसंद कब करेगा, चाहे उससे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा उसी बांके सवार की सी थी। वो उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमय विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। टट्टू के हिनहिनाने और कनौतियाँ खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मिणी देवी लड़कों को उसके पास फटकने भी न देती, मानो वह कोई पिशाचिनी है जो उन्हें निगल जाएगी। रुक्मिणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि वह किस बात से खुश होती थी और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठती तो कहती कि न जाने कहीं की मनहूसिन है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बात करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म है, निगोड़ी ने हया भून खाई। अब क्या, कुछ दिनों में बाजार में नाचेगी। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मिणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई थी। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसे की जरूरत पड़ती, जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी। अब सीधे निर्मला के पास भेज देती। निर्मला को लड़कों का चतुरपन न अच्छा लगता था, कभी कभी पैसे से इनकार कर देती। रुक्मिणी को अपने वाग बाढ़ सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे। बिना माँ के बच्चों को कौन पूछे। रुपयों की मिठाइयाँ खाते थे, अब ढेले ढेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे ताछे पैसे दे देती तो देवी जी उसकी दूसरी आलोचना करती। इन्हें क्या, लड़के मरे या जिए इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ, आई गई तो मेरे किए जाएगी, उन्हें क्या। यही तक होता तो निर्मला शायद जब्त कर जाती, पर देवी तो खुफिया पुलिस के सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो अवश्य किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बातें करती है तो अवश्य किसी की निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो अवश्य कोई विलास वस्तु होगी। वह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर उसकी बातें सुना करती। निर्मला उसकी दो धारी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा क्या। रोज ही कहती हैं, बात से मुंह निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन हो कि यह मालकिन क्यों बनी हुई है तो आप उन्हीं को रुपए पैसे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। वही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि मुझे ताने महने न दिया करें। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूँगा, साफ कह दूँगा, अगर मुंह बंद करके रहना है तो रहो, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं है, तुम हो। वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनको यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा हैं, अनाथ हैं, पाव भर आटा खाएंगी, पड़ी रहेंगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह अपनी बहन ही है। लड़की की देखभाल के लिए औरत की ज़रूरत भी थी, रख लिया, लेकिन इसके यह माने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती हैं कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ।
लड़के आकर मेरी जान खाते हैं। घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती हैं। मुझे समझती हैं कि लड़कों को देखकर जलती है। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से काँप उठे, बोले, तुम्हें जो लड़का दिख कर उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ। उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट डपट करने का मौका न था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, यह क्या कि दूसरों का रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली औरत न थी। एक तो उम्र में बड़ी, 30 पर इसी घर में सेवा में जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की क्षुद्रता से आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना हो तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यही इच्छा हो कि इस घर में कोई आग लगा दे और मैं खड़ी देखी करूं, किसी को बेराह चलते देखूं तो चुप साध लूं, जो जिसके मन में आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछना न ताड़ना, बस उसने तीर खींचा और तुम काठ के सिपाही की तरह तलवार निकाल कर खड़े हो गए। तोताराम बोले, सुनता तो हूँ कि तुम हमेशा खुचर निकालती रहती हो, बात बात पर ताने देती हो। तो आज की ये मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का चौथा भाग आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा।